सक्सेस सीरीज एजुकेशन से आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी और कोड 002 के अभ्यास प्रश्न पत्र 2021-22 के प्रथम सत्र को। हम इस वीडियो में इन प्रश्नों को उत्तर डिस्कस करेंगे, यानी यहाँ पर हम प्रश्नों के साथ साथ इसके आंसर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आशा करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए ज़्यादा समय न व्यर्थ करवाते हुए हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। आपको पहले प्रश्न में इस तरह से पूछा गया है, नीचे दो गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपको दो गद्यांश दिए गए हैं पहले प्रश्न में, उसमें आपको जो है एक गद्यांश चूज करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है और उसमें जो आपको निर्देशानुसार जो आपको प्रश्न पूछे गए होंगे उसके उत्तर आपको अच्छे से देने हैं। तो हम अपने पहले पैराग्राफ पर आते हैं कि आपको पहले पैराग्राफ में क्या कहा गया है। निंदा ये सभी दुर्गुण हैं, लेकिन मानव जीवन में से अगर इन दुर्गुणों को निकाल दीजिए तो संसार नर्क हो जाएगा। यह निंदा का ही भय है जो दुराचारियों पर अंकुश का काम करता है, यह क्रोध ही है जो न्याय और सत्य की रक्षा करता है, और यह घृणा ही है जो पाखंड और धूर्तता का दमन करती है। इनका जब हम दुरुपयोग करते हैं तभी ये दुर्गुण हो जाते हैं। दया, करुणा, प्रशंसा और भक्ति का भी दुरुपयोग किया जाए तो वे दुर्गुण हो जाएंगे। आत्मरक्षा प्राणी का सबसे बड़ा धर्म है और हमारी सभी मनोवृत्तियां इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। वही विष जो प्राणों का नाश कर सकता है, प्राणों का संकट भी दूर कर सकता है। मनुष्य को गंदगी से, दुर्गंध से क्यों स्वाभाविक घृणा होती है? केवल इसलिए कि गंदगी से बचे रहना उसकी आत्मरक्षा के लिए आवश्यक है। मनुष्य विकास क्षेत्र में उन्नति करते करते इस पद को पहुंच गया है कि उसे हानिकारक वस्तुओं से अपती है। घृणा का ही उग्र रूप भय है और परिष्कृत रूप विवेक। ये तीनों एक ही वस्तु के नाम हैं, उनमें केवल मात्रा का अंतर है। घृणा आत्मरक्षा का ही एक रूप है। जिस वस्तु का जीवन में इतना मूल्य है उसे शिथिल होने देना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है। हम में अगर भय ना हो तो साहस का उदय कहाँ से हो? बल्कि जिस तरह घृणा का उग्र रूप भय है, उसी तरह भय का प्रचंड रूप ही साहस है। जरूरत केवल इस बात की है कि हम व्यक्तियों से घृणा ना करके उनके बुरे आचरण से घृणा करें। घृणा का उद्देश्य ही यह है कि उनसे बुराइयों का परिष्कार हो। जीवन में जब घृणा का इतना महत्व है तो साहित्य कैसे उसकी उपेक्षा कर सकता है, जो जीवन का ही प्रतिबिंब है। साहित्य की सृष्टि ही इसलिए हुई है कि संसार में जो या सुंदर है और इसलिए कल्याणकर है, उसके प्रति मनुष्य में उत्पन्न हो, तथा जो कु या असुंदर है इसलिए असत्य है, उसके प्रति घृणा हो। साहित्य और कला का यही मुख्य उद्देश्य है। कु और सु का संग्राम ही साहित्य का इतिहास है। प्रेमचंद। ये जो आपको गद्यांश दिया गया है ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। अब इस गद्यांश में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आए होंगे जो आपको समझ में नहीं आए हैं, लेकिन आपको अच्छे से इसे पढ़ना है और आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको इसको शॉर्टकट में समझा देती हूँ कि इस गद्यांश में आपको क्या कहा गया है। इस गद्यांश में बेसिकली निंदा, क्रोध और घृणा इनके बारे में कहा गया है कि ये वैसे तो दुर्गुण हैं, यानी बुरे काम हैं, लेकिन यही जो है हमारे जीवन को अच्छा भी बनाते हैं, क्योंकि इन्हीं से जो है दूसरी जो बुरी चीजें हैं उन पर रोक लगता है। जैसे निंदा से जो है भय पर रोक लगता है, जिसके कारण जो बुरे लोग हैं उन पर भी जो है जो बुरे काम करने का उनको डर है वही उनके अंदर बना रहता है कि निंदा होगी हमारा, दूसरे लोग मजाक उड़ाएंगे, इस वजह से वो बुरा काम नहीं करते हैं। और जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वही जो है न्याय और सत्य की रक्षा करता है। ये कैसे? जैसे किसी को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो दूसरे लोग जो है उस गुस्से से बचने के लिए जो है हमेशा सच बोलने का साहस रखते हैं। और जो घृणा है वो जो है पाखंड और धूर्तता को दबा देती है, यानी जब हम दूसरों से घृणा करते हैं तो जो दूसरा व्यक्ति है वो पाखंड और गलत काम करने से रुक जाता है। वो सोचता है कि वो सभी लोग मुझसे घृणा करेंगे, मुझसे नफरत करेंगे। तो ये जो सारे दुर्गुण हैं ये असल में हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। यही सारी चीजें जो है इस गद्यांश में बताई गई है। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्नों पर। हम इन प्रश्नों को पूरे ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद जो है गद्यांश के अनुसार ही उनके उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिस वस्तु का जीवन में इतना मूल्य है उसे शिथिल होने देना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है। दिए गए मारना है।
दिए गए वाक्य में जिस वस्तु किस चीज के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जो ये आपको लाइन दी गई है, इसमें जिस वस्तु का जो ये प्रयोग किया गया है, ये किसके लिए प्रयोग किया है, ये आपने बताना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं: भय, घृणा, साहस, आत्मरक्षा। तो जब आपने गद्यांश पढ़ा तो आपका जो तीसरा अनुच्छेद है, जो तीसरा पैरा है, उसमें आपने इस लाइन को पढ़ा है। तो उस लाइन को हम फिर से पढ़ते हैं कि घृणा आत्मरक्षा का ही एक रूप है। जिस वस्तु का जीवन में इतना मूल्य है, उसे शिथिल होने देना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है। तो ये जो वाक्य है वो किसके लिए है? घृणा के लिए। यानी घृणा के बारे में कहा जा रहा है कि जो घृणा है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मूल्यवान है, उसे हम कमजोर पड़ने नहीं दे सकते। तो हमारा जो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है घृणा, वो हमारा सही उत्तर होगा। यानी यहाँ पर जिस वस्तु को जो है घृणा के रूप में कहा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है पापी से नहीं। गद्यांश के कौन से अनुच्छेद में यह विचार सामने आता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4? अब इस एक पैराग्राफ में आपको 4 जो पार्ट्स दिए गए हैं, उन पार्ट्स में से कौन सा जो एक पार्ट है जिसमें पाप से घृणा करे, पापी से नहीं, ये विचार जो है सामने आता है। इसका अर्थ है कि आपको जो है व्यक्ति से घृणा नहीं करनी है। जो व्यक्ति ने गलत काम किया है, आपको उससे घृणा करनी है, उससे नफरत करनी है, किसी आदमी से नहीं। तो ये विचार आपको कौन से अनुच्छेद में आता है? तो ये जो विचार है, ये हमें जो आपका तीसरा पैराग्राफ है, यानी जो तीसरा पार्ट है, उससे हमें मिलता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जो आपका तीसरा पार्ट था पैराग्राफ का, उसमें जो देखिए सेकंड लास्ट लाइन है, वहां पर लिखा है कि जरूरत केवल इस बात की है कि हम व्यक्तियों से घृणा ना करें, उसके बुरे आचरण से घृणा करें। तो ये साबित करता है कि हमें पापी से घृणा नहीं करनी है, बल्कि पाप से घृणा करनी है। तो ये विचार हमें 3 से मिलता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है गद्यांश के आधार पर कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं? तो आपको यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, यानी 4 स्टेटमेंट्स दी गई है। आपने इस गद्यांश के आधार पर, यानी जो पैराग्राफ दिया है उसके आधार पर कहना है कि यहाँ पर कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है और कौन सी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट है मनुष्य को केवल सद्गुणों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सद्गुण और दुर्गुण दोनों ही जो है हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरी है जीवन में दुर्गुणों का कार्य सद्गुणों को संतुलित रखना है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो दुर्गुण है वही जो है हमारे जीवन में सद्गुणों को बैलेंस करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। उचित मात्रा में उपस्थित दुर्गुण सद्गुण के समान होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दुर्गुण दुर्गुण है, उसे जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दुर्गुण दुर्गुण है, उसे जो है आपने पहले पैराग्राफ में पढ़ा होगा कि जो दुर्गुण है उसको जब हम गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो वो दुर्गुण कहलाए जाते हैं। वो किसी भी तरह से सद्गुण के समान नहीं हो सकते हैं। चौथा जो स्टेटमेंट है वो है साहित्य का मुख्य उद्देश्य है केवल सु को उजागर करना। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि लास्ट जो हमारा पार्ट था पैराग्राफ का, उसमें साफ साफ लिखा था कि जो साहित्य है वो जो है सु और कु दोनों को जो है अच्छे से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उसका यही उद्देश्य है कि वो कु और सु का जो संग्राम है उसको हमारे सामने लाए कि कु और सु में क्या अंतर है, हमें कु और सु को अपने जीवन में किस तरह से महत्व देना चाहिए, क्योंकि कु और सु का संग्राम ही जो है वो साहित्य का इतिहास है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 यानी जीवन में दुर्गुणों का कार्य सद्गुणों को संतुलित रखना है, ये हमारा सही होगा। बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो है वो गलत। प्रश्न है साहित्य कैसे उसकी उपेक्षा कर सकता है जो जीवन का ही प्रतिबिंब है? दिए गए वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो जो ये आपको पंक्ति दी गई है, ये आपके पैराग्राफ के लास्ट पार्ट से है। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं? 4 स्टेटमेंट्स दी गई है। और साहित्य के बिना मनुष्य का जीवन नीरस हो जाता है। दूसरी है साहित्य के विषय अक्सर आम जीवन से प्रेरित होते हैं। तीसरा है एक सकुशल जीवन के लिए साहित्य का ज्ञान जरूरी है। चौथी है लोगों को अपना जीवन साहित्य से प्रेरित होकर बिताना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है एक सकुशल जीवन के लिए साहित्य का ज्ञान जरूरी है, हमारे अकॉर्डिंग जो है ये हमारा सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि लेखक जो है हमें ये बताना चाहते हैं कि जो साहित्य है वो केवल सु या केवल कु को जो है प्रेरित नहीं करता है, वो जो है हमें दोनों के बारे में बताता है
कि जो सु है या सुंदर है, इसलिए वो कल्याणकर है, उसके प्रति मनुष्य में जो है प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और वो साथ साथ जो है कु के बारे में भी हमें बताता है कि जो कु है भले ही वो असुंदर है, असत्य है और उसके प्रति हमें घृणा होनी चाहिए। ये दोनों चीजें साहित्य हमें बताता है और जीवन को सकुशल जीने के लिए हमें साहित्य का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि हम एक ही ओर जो है नहीं देख सकते कि केवल जीवन सुंदर ही चीजों से बनेगा, उसमें असुंदर और असत्य भी शामिल होते हैं जीवन में, इसलिए हमें साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, नर्क शब्द का मानक रूप चुनिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है नर्क, दूसरा है नक्र, तीसरा है नर्क और चौथा है नृक। तो आप यहाँ पर नोटिस भी कर रहे होंगे कि जब हमने प्रोनाउंस किया तब भी जो है अलग अलग हमारी प्रोनाउंसिएशन निकली है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क है नर्क, ये हमारा सही उत्तर होगा, यानी नर्क शब्द का मानक रूप होगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से जब आप पहला पैराग्राफ चूज करते हैं तो आपने अपने प्रश्नों को इस तरह से अच्छे से पढ़ना है और साथ ही साथ जो है आपको पैराग्राफ्स भी ध्यान से पढ़ना है, ताकि आप अपने प्रश्नों के सही उत्तर दे सकें। और आपने ध्यान रखना है कि अगर आप पहला पैराग्राफ चूज कर रहे हैं तो आप अपनी आंसर शीट में प्रश्न नंबर 1 गद्यांश 1 ये आप वहां पर मेंशन जरूर करेंगे, ताकि जो आपकी आंसर शीट को चेक कर रहा है उसे पता चल जाए कि आपने कौन सा पैराग्राफ चूज किया है, उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो हम आते हैं अपने दूसरे पैराग्राफ में कि आपको दूसरा पैराग्राफ क्या दिया गया है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह भाषा की शायद सबसे पुरानी और सहज परिभाषा है। इसके साथ संस्कृति की पहचान को भी जोड़ा जाता है। भाषा व्यक्तियों के एक पूरे समाज को, एक समूची सभ्यता को परिभाषित करती है। भाषा इस बात का दस्तावेजीकरण भी है कि मनुष्य कैसे जिया था और कैसे जी रहा है। इस दृष्टि से देखें तो भाषा हमारा पूरा इतिहास है, जो हमें देखे गए और देखे जाने वाले सपनों, अच्छे और बुरे, दोनों से परिचित करवाती है। यह सब समझने के बाद जब यह पता चलता है कि भाषा मरती भी है तो एक झटका सा लगना स्वाभाविक है। जब यह एहसास होता है कि अपनी किसी भाषा को मरने में हमारा भी योगदान होता है तो झटका बिजली के करंट जैसा हो जाता है। एक भाषा के मरने का अर्थ है एक इतिहास का मिटना, या फिर ऐसा कहें कि मिटना नहीं, मिटाना। हमारे देश में कई भाषाएं और बोलियां हैं। इतनी भाषाएं होने से इस बात का पता ही नहीं चलता कि कब और कहां हमारी ही कोई भाषा मर रही है। भारतीय भाषाओं के केंद्रीय संस्थान के एक आकलन के अनुसार लगभग 200 भारतीय भाषाएं खतरे में है। भाषाओं के खतरे में होने का अर्थ है कि कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि किसी भाषा को बोलने वाला कोई बचे ही नहीं। यह स्थिति एक तो यह कि प्राकृतिक कारणों से कोई भाषा बोलने वाला समाज विलुप्त हो जाए, दूसरा यह कि कोई समाज स्वयं अपनी भाषा यानी मातृभाषा के प्रति उदासीन हो जाए, किसी और भाषा को बेहतर मानकर उसे स्वीकार कर ले। खतरा तो दोनों तरीकों से है, पर यह दूसरा तरीका सबसे अधिक खतरनाक प्रतीत होता है। इसका मतलब होता है अपनी भाषा अर्थात अपनी सभ्यता और संस्कृति की अवमानना। यह अपनी पहचान के प्रति आपराधिक उदासीनता है। जब स्थिति ऐसी आ जाए कि अपनी भाषा बोलना अपमानजनक लगने लगे अथवा दूसरी भाषा को बोलने की क्षमता शान की बात मानी जाए, तो भाषा धीरे धीरे मरने लगती है। बल्कि यह कह सकते हैं हम उसे मार देते हैं। इससे त्रासद स्थिति और क्या हो सकती है। विश्वनाथ सचदेव, ये जो आपको पैराग्राफ दिया गया है ये विश्वनाथ सचदेव द्वारा लिखा गया है। और इस पैराग्राफ में आपको शॉर्टकट में मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है भाषा के बारे में बताया गया है कि जो भाषा और व्यक्ति है उसका आपस में क्या संबंध है, वो किस तरह से जो भाषा है वो व्यक्ति को उसके इतिहास के बारे में बताती है, और जो व्यक्ति है वो भाषा को जो है कितना समझता है। व्यक्ति और भाषा जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो भाषाएं हैं उनको हम ही जो है मार देते हैं, क्योंकि या तो कुछ लोग जो है प्राकृतिक रूप से विलुप्त हो जाते हैं, जैसे भूकंप के कारण या ज्वालामुखी फटने के कारण, या फिर कोई और जो प्राकृतिक त्रासद स्थितियां होती है उनके कारण जो है कोई पूरा समाज ही कहीं विलुप्त हो जाता है, दब जाता है, मर जाता है, तो उनकी भाषा अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन दूसरी जो स्थिति यहाँ पर लेखक ने बताई है वो बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति है, बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है, क्योंकि हम स्वयं जो है अपनी भाषा को
बुरा समझने लगते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आज के ज़माने में आप इंग्लिश को जो है ज़्यादा महत्व देते हैं, बोलना जो है आपको बुरा लगता है, आप जो है हिंदी समझ नहीं पाते हैं। आपको अगर हिंदी के कोई कठिन शब्द दे आप उनको समझने में असक्षम हो जाते हैं, आपको वो समझ में नहीं आते हैं। तो इसी तरह से जो है हमारी बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो हम बोलने से कतराते हैं और धीरे धीरे जो है वो विलुप्त हो जाती है, क्योंकि जब हम ही नहीं बोलेंगे तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो किस तरह से जो है उस भाषा को सीखेगी। जब वो सुनेगी ही नहीं तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ऐसी कोई भाषा थी भी। तो इस तरह से जो है हमारी बहुत सी भाषाएं मर जाती हैं। लगभग 200 भाषाएं जो हैं वो भारतीय भाषाओं के केंद्रीय संस्थान ये आकलन दिया है कि लगभग 200 भाषाएं अभी भी खतरे में हैं, जो मरने की स्थिति पर है, जो विलुप्त हो सकती हैं। तो इस पैराग्राफ के बाद जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, हमारी भाषा कब मरने लगती है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, जब हम अपनी भाषा का प्रयोग सोच समझकर नहीं करते। दूसरा है, जब हम अपनी भाषा को सीखने में ज्यादा समय लगाते हैं। तीसरा है, जब हम अन्य भाषाओं को बोलना सीख जाते हैं। चौथा है, जब हम अन्य भाषा को बेहतर मानने लगते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, जब हम अन्य भाषा को बेहतर मानने लगते हैं, ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि जब हम दूसरी भाषाओं को बेहतर मानने लगते हैं तो हम अपनी भाषा को जो है छोड़ देते हैं। अन्य भाषाओं को सीखना बुरी बात नहीं है, बोलना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी भाषा को छोड़ देना बुरी बात है। उस कारण जो है हमारी अपनी भाषा मरने लगती है। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, भाषा हमें किसके बारे में बताती है? ऑप्शन नंबर 1, हमारी सभ्यता के भूत और वर्तमान काल के बारे में। दूसरा ऑप्शन है, हमारे जीवन के अच्छे सपनों के महत्व के बारे में। तीसरा ऑप्शन है, हमारी संस्कृति को नई पहचान देने के बारे में। और चौथा ऑप्शन है, हमारे समाज पर आने वाले खतरों के बारे में। तो इन ऑप्शंस में से जो हमारा पहला ऑप्शन है, भूत और वर्तमान काल के बारे में, ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि जो हमारी भाषा है, आपने पैराग्राफ में पढ़ा होगा, वो हमें हमारे इतिहास के बारे में भी बताती है। इतिहास हुआ हमारा भूतकाल, और जो भाषा है वो वर्तमान काल में भी हमें बताती है कि हम किस तरह से जो है बिहेव कर रहे हैं, हमारा जो इतिहास है वो किस तरह से बिहेव करता था। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार कौन सी बात हमें धक्का पहुंचा सकती है? पहला ऑप्शन है कि भाषा हमारी संस्कृति की पहचान है। दूसरा ऑप्शन है कि भाषा हमारे कारण खत्म हो सकती है। तीसरा ऑप्शन है कि भाषा के मरने से मानव जाति खत्म हो सकती है। और चौथा ऑप्शन है कि मातृभाषा बोलना अपमानजनक भी लग सकता है। तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि हमें धक्का कब लगता है, जब हमें ये समझ में आता है कि हमारी भाषा जो है हमारे कारण खत्म हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार भाषा के स्वयं मिटने और उसे मिटा देने में क्या अंतर है? तो हमारा पहला ऑप्शन है, भाषा प्राकृतिक कारणों से मिट सकती है, परंतु उसका मिटाया जाना मानवीय कारणों से होता है। दूसरा ऑप्शन है, बहुत सी भाषाएं रोज मिटती रहती हैं, पर उन्हें मिटाना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है, भाषा के स्वयं मिटने से कोई खतरा नहीं है, पर उसे मिटाना बहुत खतरनाक है। और चौथा ऑप्शन है, ऐसे किसी अंतर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें प्रश्न पूछा गया है कि भाषा के स्वयं मिटने और मिटा देने में क्या अंतर है। तो स्वयं कैसे मिटती है भाषा, हमने गद्यांश में पढ़ा था कि जो प्राकृतिक कारण होते हैं उनसे अगर कोई समाज जो है विलुप्त हो जाता है तब भाषा जो है मिट जाती है, उसको हम प्राकृतिक कारण कह सकते हैं। परंतु मिटा देने में क्या है, परंतु जब हम मानव जो है स्वयं जो है अपनी भाषा को बोलना अपमानजनक समझते हैं, और जब हम अपनी भाषा को बोलना बंद करके दूसरी भाषा को बोलना चालू करते हैं, तब जो है वो मानवीय कारण कहलाया जाता है। ये दोनों जो है अंतर हैं, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, स्वयं मिटने में और मिटा देने में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा सही उत्तर है। पहले अनुच्छेद में मुख्य रूप से क्या बताया गया है? तो 4 ऑप्शन है, भाषा का संपूर्ण इतिहास। दूसरा ऑप्शन है, दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग। तीसरा ऑप्शन है, मनुष्य और भाषा का अनोखा संबंध। और चौथा ऑप्शन है, भाषा के भविष्य को सुधारने के सुझाव।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि जो हमारा पहला पैराग्राफ था उसमें हमें मानव और भाषा यानी मनुष्य और भाषा के अनोखे संबंध के बारे में बताया गया है लेखक के द्वारा। उन्होंने वहां पर बताया था कि जो भाषा है वो जो है सांस्कृतिक पहचान है हमारी, वो हमें हमारे इतिहास के बारे में भी बताती है, और भाषा जो है वो व्यक्तियों को एक पूरे समाज को या पूरी सभ्यता को परिभाषित करती है। तो जो भाषा है और व्यक्ति है वो जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो जो है एक दूसरे पर आधारित हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, मनुष्य और भाषा का अनोखा संबंध, ये हमारा सही उत्तर होगा। ये हमारा सही उत्तर होगा। अब हम हैं प्रश्न नंबर 1 के भाग ख की, यानी जो भाग क था उसमें आपको गद्यांश पूछे गए थे। वहां पर आपको 2 गद्यांश दिए गए थे जिसमें से आपको एक चूज करना था। अब यहाँ पर जो ख है उसमें आपको पूछा गया है, नीचे 2 काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 काव्यांश दिए गए होंगे, उनको आपने ध्यान से पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि क में आपको गद्यांश पूछे गए थे और ख में काव्यांश पूछे गए हैं। तो चलिए हम अपने पहले काव्यांश पर आते हैं। वर्षा ने आज विदाई ली, जाड़े ने कुछ अंगड़ाई ली, प्रकृति ने पावस बूंदों से रक्षण की नव भरपाई ली। सूरज की किरणों के पथ से काले काले आवरण हटे, डूबे टीले महकन उठी, दिन की रातों के चरण हटे। पहले उदार थी गगन वृष्टि, अब तो उदार हो उठे खेत। वह उग उग आई बहार, वह लहराने लग गई रेत। ऊपर से नीचे गिरने के दिन रात नए छवियां छाई, नीचे से ऊपर उठने की हरियाली पुनः लौट आई। अब पुनः बांसुरी बजा उठे ब्रज के यमुना वाले कछार, धुल गए किनारे नदियों के, धुल गए गगन के घन अपार। नालों नदियों सागरों सरों ने नभ से नीलंबर पाए, खेतों की मिट्टी कालीमा उठवे हरे हरे सब हो आए। गिरने गिरने के तरल रहस्यों का सहसा अवसान हुआ, दाएं बाएं से उठी पवन उठते पौधों का मान हुआ। आने लग गई धरा पर भी मौसमी हवा छवि प्यारी की, यादों में लौट रही निधियां मनमोहन कुंज बिहारी की। ये कविता जो है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है और इसका जो शीर्षक है वो है वर्षा की विदाई। अब यहाँ पर हम आपको पूरी कविता की व्याख्या तो नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने प्रश्नों पर आते हैं और प्रश्न जिस पार्ट से पूछा गया होगा उसकी व्याख्या मैं आपको साथ साथ कर दूंगी ताकि आप अपने प्रश्न का सही उत्तर दे पाएं। पहला जो आपको प्रश्न पूछा गया है वो है, कवि ने वर्षा के जाने के बाद प्रकृति में किस बदलाव का वर्णन नहीं किया है? 4 ऑप्शन है, दिन रात बारिश होने से राहत मिलना। दूसरा ऑप्शन है, खेतों की काली मिट्टी से पौधे का हरा भरा होना। तीसरा ऑप्शन है, वर्षा के पानी में डूबे टीलों का फिर से दिखाई देना। और चौथा है, जाड़े के आगमन से धरती पर वातावरण का सुहावना होना। तो जो ये पूरी कविता है उसमें दिन रात बारिश होने से राहत का वर्णन भी किया गया है, काली मिट्टी से पौधों का हरा भरा होने का वर्णन भी किया गया है, और वर्षा के पानी में जो डूबे हुए टीले थे उनका फिर से दिखाई देने का वर्णन भी किया गया है, और जाड़े के आगमन का वर्णन भी है, किंतु धरती का वातावरण जो सुहावना हो गया है जाड़े के बाद उसका वर्णन अभी नहीं किया गया है। यानी जाड़े का अभी आगमन हुआ है, उसके बाद जो है जाड़े में किस तरह से प्रकृति में बदलाव होगा उसका वर्णन इस कविता में नहीं किया गया है। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, सूर्य की किरणों के पथ से काले काले आवरण हटे, इस पंक्ति का आशय क्या है? 4 ऑप्शन है, सूर्य की किरणें काले काले रास्तों से गुजर रही है। दूसरा ऑप्शन है, सूर्य की किरणों के रास्ते में से काले काले बादल हट गए हैं। तीसरा ऑप्शन है, काले काले बादलों के कारण दिन में ही रात जैसा प्रतीत होता है। चौथा ऑप्शन है, काले काले बादलों के कारण सूर्य की रोशनी जमीन पर नहीं आ रही है। तो आप पंक्ति को फिर से पढ़िए, सूरज की किरणों के पथ से काले काले आवरण हटे, यानी सूरज की जो किरणें हैं उनके रास्तों से काले काले जो बादल थे वो हट गए हैं। नंबर 2 है वो हमारा सही उत्तर है।
तीसरा प्रश्न है, बादलों के घिरने और आसमान से बारिश के रूप में पानी गिरने का रहस्य अचानक समाप्त हो गया है, यह भाव किस पंक्ति से स्पष्ट हो रहा है? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है, नीचे से ऊपर उठने की हरियाली पुनः लौट आई। दूसरा ऑप्शन है, पहले उदार थी गगन वृष्टि, अब तो उदार हो उठे खेत। तीसरा ऑप्शन है, आने लग गई धरा पर भी मौसमी हवा छवि प्यारी की। चौथा ऑप्शन है, घिरने गिरने के तरल रहस्यों का सहसा अवसान हुआ। तो यहाँ पर जो हमारा चौथा ऑप्शन है, घिरने गिरने के तरल रहस्यों का सहसा अवसान हुआ, ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि जो यहाँ पर हमें पंक्ति दी गई है उस पंक्ति का भाव जो है इसी पंक्ति से स्पष्ट होता है कि जो बादल हैं जो घिर रहे थे और गिरने से तरल, यानी जो आसमान बादल हैं जो घिर रहे थे और गिरने से तरल, यानी जो आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही थी, रहस्यों का सहसा यानी अचानक, जो रहस्य था उनका पानी गिरने का वो अचानक अवसान यानी समाप्त हो गया है। तो ये इस पंक्ति का आशय होगा यानी भाव होगा। चौथा हमारा प्रश्न है, कविता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, वर्षा का मौसम चला गया है और जाड़े का मौसम शुरू हो गया है। दूसरा ऑप्शन है, पानी में डूबे टीले अभी सूख रहे हैं और उसमें अब मिट्टी की खुशबू आने लगी है। तीसरा ऑप्शन है, बहुत दिनों तक दिन रात वर्षा हुई जिसके कारण अभी चारों ओर हरियाली छाई है। और चौथा ऑप्शन है, बारिश का मौसम जाने के बाद सारे नाले नदियां सागरों सरोवरों का पानी सूख गया है। तो अब आप जब अपनी कविता पर आएंगे तो जो आपका पहला कथन है कि वर्षा का मौसम चला गया है और जाड़े का मौसम शुरू हो गया है, ये आपके कविता के पहले अंश में ही बताया गया है कि वर्षा की विदाई हो गई है और जाड़े का आगमन हो गया है। अब जो आपका दूसरा कथन है कि पानी में डूबे टीले अभी सूख रहे हैं और उनसे अब मिट्टी की खुशबू आने लगी है, ये आप देखिए कि ये आपकी कविता का जो दूसरा अंश है उसमें कहा गया है कि जो डूबे हुए टीले हैं उनकी जो पानी है वो सूख गया है, अब उनसे जो है मिट्टी की खुशबू आने लग गई है। ये आपके जो दूसरा अंश है उसकी दूसरी पंक्ति में कहा गया है। और जो आपका तीसरा जो आपका कथन है, बहुत दिनों तक दिन रात वर्षा हुई जिसके कारण अभी चारों ओर हरियाली छाई है, ये देखिए ये आपका जो कविता है उसका जो तीसरा अंश है उसमें कहा गया है कि जो गगन है उससे लगातार अब तक बारिश हो रही थी वो उदार था और अब जो है खेत उदार हो गए हैं, यानी हरियाली चारों ओर छा गई है। ये भी यहाँ पर कथन सही है। अब जो है जो चौथा ऑप्शन है यानी कथन है कि बारिश का मौसम जाने के बाद सारे नाले नदियां सागरों सरोवरों से पानी सूख गया है, ये जो है आपका गलत है, क्योंकि आप अपनी कविता के छठे अंश में आइए, वहां पर देखिए, वहां पर कहा गया है कि नालों नदियों सागरों सरों ने नभ से नीलंबर पाया। वहां पर ये नहीं कहा गया है कि वर्षा खत्म होने के बाद जैसे ही जाड़ा शुरू हुआ है कि इनका पानी सूख गया है। इसमें कहा गया है कि जो ये नदियां हैं, नाले हैं, सागर हैं, तालाब हैं, उनमें जो है अब नीला आकाश दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने नीलंबर पा लिया है, नीला वस्त्र पा लिया है, यानी उसमें जो है अब आकाश साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पानी सूखने का वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत होगा, यानी हमारा यहाँ पर चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा कि ये कथन गलत है। पांचवा प्रश्न है, वर्षा ऋतु और संबंध है। पहला है, शरद ऋतु में गर्मी और वर्षा ऋतु में मौसम सुहावना रहता है। दूसरा ऑप्शन है, वर्षा और शरद ऋतु दोनों साथ साथ आती है। तीसरा है, वर्षा ऋतु जाने के बाद शरद ऋतु आती है। और चौथा ऑप्शन है, वर्षा ऋतु से पहले शरद ऋतु आती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए, जो पहला ऑप्शन है उसमें गलत चीज बताई गई है कि शरद ऋतु में गर्मी होती है। शरद ऋतु में जाड़ा पड़ता है, गर्मी नहीं होती है, वो वर्षा ऋतु के बाद आती है, तो ये हमारा गलत है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है, वर्षा और शरद ऋतु दोनों साथ साथ आती है, ये तो सही ऑप्शन है कि साथ साथ तो जरूर आती है। तीसरा ऑप्शन है कि वर्षा ऋतु जाने के बाद शरद ऋतु आती है, ये हमारा सही उत्तर है, क्योंकि चौथा जो ऑप्शन है कि वर्षा ऋतु से पहले शरद ऋतु आती है, ये भी गलत है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा कि वर्षा ऋतु जाने के बाद शरद ऋतु आती है, इसमें यही संबंध है। बाकी जो है वर्षा ऋतु में जो है यानी ठंड बहुत हो जाती है।
अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा काव्यांश भी दिया गया है, तो अगर आप पहला काव्यांश चुनते हैं तो जब आप आंसर शीट में लिखेंगे तो वहां पर आप प्रश्न नंबर 1 ख भाग का काव्यांश नंबर 1 ये आप जरूर मेंशन करें, और जब आप दूसरा काव्यांश चूज करते हैं तो वहां पर काव्यांश नंबर 2 ये आपने जरूर मेंशन करना है। तो यहाँ पर भी आपको इंस्ट्रक्शन यही दी है कि जो निम्नलिखित काव्यांश आपको दिया गया है उसको पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो हमारा जो काव्यांश है उसको पढ़ लेते हैं। गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षिति जल नभ पर डाल हिडोले, चरण चरण संचरण सुनहरा, ओ ऋषियों के त्वेष प्यारे भारत देश। वेदों से बलिदानों तक जो होड़ लगी, प्रथम प्रभात किरण से हिम में ज्योत जगी, उतर पड़ी गंगा खेतों खलियानों तक, मानो आंसू आए बलि गंगा खेतों खलियानों तक, मानो आंसू आए बलि मेहमानों तक, सुख कर जग के कलेश प्यारे भारत देश। जपी तपी सन्यासी कृषक कृष्ण रंग में डूबे, हम सब एक अनेक रूप में, क्या उभरे क्या उबे, सजग एशिया की सीमा में रहता कैद नहीं, काले गोरे रंग बिरंगे हम में भेद नहीं, श्रम के भाग्य निवेश प्यारे भारत देश। ये जो आपको कविता दी गई है ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है और इसका शीर्षक है प्यारे भारत देश। और इसमें जो है आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं ताकि इस कविता को आप अच्छे से समझ सके, आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ पर क्षिति जो आपको इस कविता में आया है शब्द, पहले जो आपको पहला पैराग्राफ है उसमें क्षिति आया है, उसका अर्थ है पृथ्वी। संचरण का अर्थ है यहाँ पर चलना या फैलना। त्वेष कहा गया है प्रकाशित को। बलि मेहमानों का अर्थ है यहाँ पर महाराज और उसकी प्रजा से। और निवेश होता है लाभ हेतु किसी व्यापार या कंपनी में धन लगाना। अब यहाँ पर आपको जो है प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर जो है आपने इस काव्यांश के आधार पर देने हैं। तो पहला आपको प्रश्न पूछा गया है, तीसरे परिवेश का मूल भाव क्या है। तो जो आपको तीसरा काव्यांश दिया गया है उसका मूल भाव क्या है ये आपने बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ज्ञान की महत्ता, जनता की सत्ता, अनेकता में एकता, भेदभावों की प्रमुखता। तो यहाँ पर जो आपका तीसरा काव्यांश है यानी जो कविता का तीसरा अंश है उसमें देखिए उसमें क्या है, उसका मूल भाव है अनेकता में एकता, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि उसमें खास तौर पर बताया गया है कि यहाँ पर तपस्वी भी है, सन्यासी भी है, कृष्ण जी का जो कलर है वो काला है, हम सब एक हैं, अनेक रूप हैं, लेकिन जो काला गोरा रंग बिरंगे जो भेद हैं वो हम में बिल्कुल नहीं है। हम जो है अपने नहीं हैं, हम जो है अपने श्रम में विश्वास रखते हैं, हम अपने भाग्य में निवेश करना जानते हैं। हमारा ये प्यारा भारत देश जो है वो अनेकता में एकता का रूप दिखाता है। तो जो हमारा जो पहला प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा अनेकता में एकता, यानी ऑप्शन नंबर 3। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत देश किससे प्रकाशित है। हमारे 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है विज्ञान के आविष्कारों और चमत्कारों से, दूसरा ऑप्शन है कृषकों की मेहनत और बलिदानों से, तीसरा ऑप्शन है जनता की ईमानदारी और संघर्ष से, और चौथा ऑप्शन है ऋषियों के ज्ञान और तपस्या से। तो जो ये हमारा प्रश्न है वो आधारित है आपके जो आपका पहला काव्यांश है उसमें जो है बताया गया है ओ ऋषियों के त्वेष, यानी वो ऋषियों के ज्ञान और तपस्या से प्रकाशित है हमारा भारत देश। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है ऋषियों के ज्ञान और तपस्या से वो हमारा सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न देखिए, कवि ने आंसू जल को, दूसरा ऑप्शन है वर्षा जल को, तीसरा ऑप्शन है समुद्र को, और चौथा ऑप्शन है खेतों को। तो आप अपने जो ये आपको कविता दी गई है उसके दूसरे अंश को देखिए, वहां पर जो है आंसू का वर्णन जो है वो कवि ने किया है, और वो किसके लिए किया है, उतर पड़ी गंगा खेतों खलियानों तक, मानो आंसू आए बलि मेहमानों तक, यानी जो गंगा है उसके पानी को जो है कवि ने आंसू का रूप कहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है गंगा जल को, वो हमारा सही उत्तर है। चौथा हमारा प्रश्न है, प्रथम प्रभात किरण से हिम की ज्योत जगी, रेखांकित शब्दों का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है क्रोध आना, दूसरा है संगठित करना, तीसरा है विरोध कर देना, और चौथा है चेतना उत्पन्न करना। तो यहाँ पर जो है प्रथम प्रभात किरण से हिम की ज्योत जगी, ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 चेतना उत्पन्न करना, ये जो है इन रेखांकित शब्दों का अर्थ है।
पांचवा प्रश्न है श्रम के भाग। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मेहनत से भविष्य बनाने का संकल्प करना, दूसरा है ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में अधिक मेहनत करना, तीसरा ऑप्शन है अंध श्रद्धालुओं और अज्ञान को मिटाने का प्रयास करना, और चौथा है लोगों को अधिक धन और संपत्ति देने का प्रयास करना। तो जो ये पंक्ति है श्रम से भाग्य निवेश, इसमें जो है कवि का तात्पर्य है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी मेहनत से भविष्य बनाने का संकल्प करना, कि जो है हम अपने भाग्य को अपनी मेहनत से बनाएंगे, ये संकल्प करना जो है इन पंक्तियों का तात्पर्य है। तो इस तरह से आप जब अपनी कविता को पढ़ेंगे तो उसको ध्यान से पढ़ें और उसका जो है अर्थ समझने की कोशिश करें कि कवि उसमें क्या कहना चाहते हैं, और उसके आधार पर जो है आप अपने प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये थे हमारे गद्यांश और काव्यांश। अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पर। निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर जो है बहुत सारे प्रश्न दिए गए होंगे, जिसमें अलग अलग आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी। उन इंस्ट्रक्शन के आधार पर जो है आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि सही उत्तर क्या है, यानी आपको सही विकल्प चूज करना है, सही ऑप्शन चूज करना है। तो पहला प्रश्न है दिए गए वाक्यों में सरल वाक्य कौन सा है। आपको सरल वाक्य इसमें से चूज करना है कि इसमें से सिंपल सेंटेंस कौन सा है। पहला ऑप्शन है पिताजी चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी करूं। दूसरा ऑप्शन है जब घर जाओगे तब आम के पेड़ पर आम लगे होंगे। तीसरा ऑप्शन है मोहन के हाथ से कांच का गिलास छूटकर नीचे गिर गया। चौथा ऑप्शन है अभ्यास करोगे तभी तो एकदम स्वादिष्ट खाना बनाना सीखोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सरल वाक्य के बारे में पता होना चाहिए कि सरल वाक्य होता क्या है, तभी आप जो है इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्या है, तभी आप जो है इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो जो सरल वाक्य होता है उसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया होती है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके जो 3 ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, इसमें जो है 2 उपवाक्य हैं, इनमें 2 क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो सरल वाक्य है उसमें कैसा है, उसमें एक क्रिया होगी, एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सिंपल सेंटेंस है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी मोहन के हाथ से कांच का गिलास छूटकर नीचे गिर गया। क्योंकि यहाँ पर एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है और क्रिया भी एक ही है। तो हमारा जो सिंपल सेंटेंस है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। आप सीधे सीधे ये ध्यान में रखें कि जो एक ही वाक्य होगा वो आपका सही उत्तर होगा, जैसे बाकी वाक्यों में जो है 2 उपवाक्य हैं वो किसी तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो सरल वाक्य होगा वो एक ही वाक्य होगा, वो 2 उपवाक्य नहीं होंगे, वो जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार नहीं होगा। दूसरा हमारा प्रश्न है दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपने चूज करना है कि इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है वह खाना खाकर सो गया। दूसरा ऑप्शन है अध्यापिका ने कहा कि कल छुट्टी है। तीसरा ऑप्शन है गीता जिस घर में रहती है वह बहुत सुंदर है। और चौथा ऑप्शन है मैंने आवाज सुनी और दौड़कर बाहर चली आई। अब यहाँ पर आपको संयुक्त वाक्य के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि संयुक्त वाक्य होता क्या है। संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं और वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं और संयोजकों द्वारा जुड़े होते हैं। संयोजक कौन से होते हैं? जो और, ताकि, की, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो संयोजक कहे जाते हैं, जो 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि संयोजक जो है वो कहां पर है, कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर घ यानी जो चौथा ऑप्शन है वो किया गया है मैंने आवाज सुनी और दौड़कर बाहर चली आई। तो ये जो है हमारा सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। तीसरा प्रश्न है दिए गए वाक्यों को मिलाकर बनाए गए उचित संयुक्त वाक्य को चुनिए। अब यहाँ पर हमें एक वाक्य दिया गया है कि अभिनव घर गया वह सो गया। ये हमें 2 वाक्य दिए गए हैं, हमें इन्हें मिलाकर जो है संयुक्त वाक्य बनाना है। और नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो जो है इन दोनों वाक्यों को मिलाकर बनाए गए हैं, लेकिन हमें जो सही संयुक्त वाक्य बनाया गया है उसे चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अभिनव घर जाकर सो गया। दूसरा ऑप्शन है अभिनव घर जाते ही सो गया। तीसरा ऑप्शन है अभिनव घर गया और सो गया। और चौथा ऑप्शन है जब अभिनव घर गया तब वह सो गया।
तो यहाँ पर संयोजक जो है वो तीसरे ऑप्शन में चूज हुआ है। और हमने बताया था कि जो संयुक्त वाक्य है उसमें जो है एक सबसे बड़ा आपने ध्यान में रखना है संयोजक, यानी संयोजक जहां पर यूज किया गया होगा वो हमारा सही संयुक्त वाक्य होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, दिए गए मिश्र वाक्य का अर्थ बदले बिना सरल वाक्य में परिवर्तन कैसे होगा। अब यहाँ पर आपको एक मिश्र वाक्य दिया गया है, लेकिन आपने इसका अर्थ नहीं बदलना है, केवल इसे जो है सरल वाक्य में परिवर्तित कर देना है, इसको बदल देना है। तो यहाँ पर जो वाक्य है वो है, जैसे ही मैंने चीख सुनी मैं दौड़कर बाहर गई। अब यहाँ पर जो है हमें इन वाक्यों को जो है सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, मुझे चीख सुनाई दी इसलिए मैं दौड़कर बाहर गई। दूसरा ऑप्शन है, जब मैंने चीख सुनी मैं दौड़कर बाहर गई। तीसरा ऑप्शन है, मैंने चीख सुनी और दौड़कर बाहर गई। चौथा ऑप्शन है, चीख सुनते ही मैं दौड़कर बाहर गई। अब यहाँ पर देखिए आपको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो हमने कहा था सरल वाक्य कौन सा होता है, जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक क्रिया होती है। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, उसमें 2 क्रियाएं हैं। तो यहाँ से आप इसे हटा दीजिए। जो चौथा ऑप्शन है वो है, चीख सुनते ही मैं दौड़कर बाहर गई। यहाँ पर एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया है, इसलिए ये हमारा सही उत्तर होगा, ये हमारा सरल वाक्य होगा। और यहाँ पर जो है हमने अर्थ बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि जैसे ऊपर लिखा है, जैसे ही मैंने चीख सुनी, तो यहाँ पर नीचे भी चीख सुनने के बाद जो है दौड़कर बाहर आया गया है कोई। तो यहाँ पर जो है ये हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो अब आइए प्रश्न नंबर 5 पर। सरकार ने किसानों की मांग पूरी करने के लिए गेहूं की कीमत बढ़ाने की घोषणा की। इस वाक्य के अर्थ बदले बिना संयुक्त वाक्य में रूपांतरण किस प्रकार होगा। अब जो ये वाक्य दिया गया है आपको, इसको जो है संयुक्त वाक्य में बदलना है, लेकिन अर्थ में जो है संयुक्त वाक्य में बदलना है, लेकिन अर्थ में जो है बिल्कुल परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जब सरकार ने किसानों की मांग पूरी की तब गेहूं की कीमत बढ़ गई। दूसरा ऑप्शन है, जब सरकार ने गेहूं की कीमत बढ़ाई तब किसानों की मांग पूरी हो गई। तीसरा ऑप्शन है, सरकार ने किसानों की मांग पूरी करते हुए गेहूं की कीमत बढ़ाने की घोषणा की। और चौथा ऑप्शन है, सरकार ने गेहूं की कीमत बढ़ाने की घोषणा की ताकि किसानों की मांग पूरी हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सरकार ने गेहूं की कीमत बढ़ाने की घोषणा की ताकि किसानों की मांग पूरी हो जाए। ये जो है हमारा संयुक्त वाक्य होगा। यहाँ पर ताकि शब्द का जो है हमने यूज किया है, जो हमारा संयोजक के रूप में जो है इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। और ये जो है 2 उपवाक्य हैं जो एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो ये हमारा सही उत्तर 4। तो इस प्रश्न को और अच्छे से जानने के लिए जो है आप हमारे चैनल पर वाक्य का रूपांतरण नाम से वीडियो को सर्च कर सकते हैं। वहां पर जो है डिटेल में आपको सरल संयुक्त मिश्र वाक्य के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा, जिससे आपको इस प्रश्न को हल करने में और ज्यादा सहायता मिलेगी। तो हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर भी जो है प्रश्न पूछे गए हैं, उनके लिए जो है आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है, आपको उनको फॉलो करते हुए जो है। तो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त शांति पूर्वक का पद परिचय क्या होगा। तो यहाँ पर आपको वाक्य पूछा गया है, अच्छे बच्चे कक्षा में शांति पूर्वक बैठते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है निजतवाचक सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है बैठते हैं क्रिया का कर्म, और चौथा ऑप्शन है बैठते हैं क्रिया का विशेषण। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर घ है, यानी बैठते हैं क्रिया का विशेषण, ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बैठते हैं क्रिया है उसका विशेषण है शांतिपूर्वक बैठना। तो ये हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी बच्चे कक्षा में शांतिपूर्वक बैठते हैं। इसमें जो शांतिपूर्वक है वो बैठने जो क्रिया है उसकी विशेषता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में निर्जा का पद परिचय क्या होगा। आपको यहाँ वाक्य दिया गया है, कबीर निर्जा के लिए मिठाई लाया। 4 ऑप्शन है। जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, दूसरा है भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन, तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन, और चौथा है व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग करण कारक।
तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखें कि निर्जा, निर्जा क्या है? ये जातिवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको दो ऑप्शन में दी गई है, ग और घ, यानी तीसरे और चौथे ऑप्शन में। तो आपका जो उत्तर है वो तीसरे और चौथे ऑप्शन में ही होगा। तो अगला जो आपको दिया गया है स्त्रीलिंग, ये भी दोनों ही ऑप्शंस में दिया गया है। और अगला जो आपको दिया गया है एक वचन और कर्ण कारक, तो यहाँ पर जो है निर्जा एक वचन जरूर है, और जो कर्ण कारक है उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो कर्ण कारक है उसमें जो है कर्ण से ये होता है, कर्ण में के लिए नहीं होता है, के लिए जो है संप्रदान कारक में होता है। ये आपको कारक का जो एक चार्ट होता है, कने कर्म को करण से, इस तरह से उसको पढ़कर जो है आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ग है वो आपका सही उत्तर होगा, यानी जो निर्जा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन है, ये इसका पद परिचय होगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कक्षा में पद का सही पद परिचय क्या होगा? यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है, जसप्रीत 10वीं कक्षा में पढ़ती है। तो यहाँ पर जो कक्षा में है उसका सही पद परिचय क्या होगा, ये आपने चूज करना है। तो यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक पढ़ती क्रिया से संबंध। दूसरा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन वर्तमान काल बढ़ती क्रिया से संबंध। तीसरा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन अधिकरण कारक पढ़ती क्रिया से संबंध। और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन अधिकरण कारक पढ़ती क्रिया से संबंध। तो यहाँ पर जो कक्षा में कहा गया है वो है जातिवाचक संज्ञा, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें कहा गया है, तो हम अपने ऑप्शन नंबर 4 को हटा देते हैं क्योंकि ये गलत है। जातिवाचक संज्ञा 3 ऑप्शंस में दिया गया है, तो हम अगले वाले ऑप्शन में आते हैं। वहां है एक वचन पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जो एक वचन है वो तीसरे ऑप्शन में भी कहा गया है, तो यानी एक वचन जो है तीनों ऑप्शन में कहा गया है, तो यहाँ से भी हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा सही है। अब जो तीसरा हमारा ऑप्शन है पुल्लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग, यहाँ पर जो है हम फिर से देख सकते हैं कि जो कक्षा में, कक्षा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, कक्षा आ जो है इसके अंत में आ रहा है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क और ऑप्शन नंबर ख है पहला और दूसरा, वो गलत हो जाता है क्योंकि वहां पर पुल्लिंग कहा गया है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन नंबर 3, तो ये हमारा सही उत्तर होगा, यानी कक्षा में का सही पद परिचय होगा जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन अधिकरण कारक होगा, क्योंकि यह है अधिकरण में, तो यहाँ पर कक्षा में कहा गया है इसलिए ये अधिकरण कारक होगा। तो ये जो है हमारा सही उत्तर होगा। तीसरे और चौथे ऑप्शन में केवल ये अंतर है कि तीसरे ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा कहा गया है और चौथे ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा और चौथे ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने एक एक शब्द को पहले देखना है, तब आपने चूज करना है कि कौन सा सही पद परिचय है। तो हमारा कक्षा में जो सही पद परिचय है वो है ऑप्शन नंबर 3। हम आते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विद्यालय से का सही पद परिचय क्या होगा? आपको वाक्य दिया गया है, वह विद्यालय से अभी अभी गया है। तो यहाँ पर जो विद्यालय से पद है उसका पद परिचय हमने चूज करना है। चार ऑप्शन है, जातिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग करण कारक। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग अपदान कारक। तीसरा ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन संबंध कारक। और चौथा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग अधिकरण कारक। तो यहाँ पर जो है जो विद्यालय है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा 3 ऑप्शंस में है, पहला दूसरा और चौथा। तो तीसरा ऑप्शन हम हटा देते हैं क्योंकि विद्यालय जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अब जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है एक वचन, और तीनों ही ऑप्शंस में एक वचन भी है, तो हम यहाँ से भी पता नहीं लगा सकते कि कौन सा सही है। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पर विद्यालय, विद्यालय जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि यहाँ पर य में अ है आ नहीं है, यहाँ पर विद्यालय जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ जो स्त्रीलिंग वाले जो दो ऑप्शन है हमारे पहला और चौथा, वो भी गलत हो जाता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर ख। तो इसमें जो अगला हमारा है अपदान कारक, अपदान कारक जो है अपदान क्या, अपदान से, तो यहाँ पर भी है विद्यालय से। तो ये हमारा सही उत्तर है, यानी विद्यालय से का सही पद परिचय होगा जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग अपदान कारक, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित वाक्य में लड़कियां का पद परिचय क्या होगा? यहाँ पर आपको वाक्य है लड़कियां विद्यालय जा रही है। अब लड़कियां जो है वो उसका पद परिचय हमने चूज करना है। 4 ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा बहुवचन, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा एक वचन और चौथा है व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन। अब यहाँ पर जो लड़की शब्द है वो क्या है? वो एक जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा जो है वो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है, तो हम ऑप्शन नंबर 2 और 4 को कट कर देंगे। हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 और 3 है उसी में हम देखेंगे, वहां पर है बहुवचन और एक वचन। अब जो लड़ है वो क्या है? वो बहुवचन है, क्योंकि एक वचन में आएगा लड़की, लड़की विद्यालय जा रही है, लेकिन यहाँ है लड़कियां विद्यालय जा रही है, तो ये है बहुवचन। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो क है वो हमारा सही उत्तर होगा कि लड़कियां का पद परिचय होगा जातिवाचक संज्ञा बहुवचन। तो इस तरह से जो है आप पद परिचय के बारे में भी पूरी डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर जाकर पद परिचय की वीडियो को सर्च कर सकते हैं, वहां से आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके जो है आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई होगी, उसके ही आधार पर आपको उत्तर देने हैं। तो हमारे प्रश्न नंबर 5 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में किसका या किनका प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है? यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है, मोहिनी द्वारा ये पत्र लिखे गए हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कर्म क्या है? कर्म है पत्र लिखना, ठीक है। तो कर्म यानी पत्र के अनुसार जो है किसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर, यानी कर्म के अनुसार किनका वाक्य में प्रयोग हुआ है, ये आपने चूज करना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है। पहला है केवल वचन का, दूसरा है केवल क्रिया का, तीसरा है केवल वचन और लिंग का और चौथा है केवल क्रिया वचन और लिंग का। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी केवल क्रिया का, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पत्र है ये कर्म है और कर्म जो है वो कैसा है? वो बहुवचन में है और बहुवचन के अनुसार जो है यहाँ पर कर्ता का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर हुआ है कर्म के अनुसार क्रिया का बदलाव हुआ है, कर्म के अनुसार क्रिया बदली गई है, यानी बहुवचन में कर्म है तो बहुवचन में ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, लिखे गए हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य का रूपांतरण किस प्रकार होगा? तो यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है, उसको आपने कर्तृवाच्य में रूपांतरित करना है। तो वाक्य है, लड़कों द्वारा सेब के बगीचे ढूंढे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लड़के सेब के बगीचे ढूंढ सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है लड़कों ने सेब के बगीचे ढूंढ लिए, तीसरा ऑप्शन है लड़कों से सेब के बगीचे ढूंढे गए और चौथा ऑप्शन है लड़के सेब के बगीचे ढूंढ रहे हैं। तो कर्तृवाच्य में बदलने के लिए आपको सबसे पहले कर्तृवाच्य का पता होना चाहिए कि कर्तृवाच्य होता क्या है। तो कर्तृवाच्य में जो है ऐसा वाक्य होता है जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है और क्रिया का प्रयोग भी होता है, और जो कर्ता है उसके लिंग वचन कारक के अनुसार ही जो है सीधा संबंध उसका कर्ता के साथ होता है, यानी कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है। अब यहाँ पर इस परिभाषा के अनुसार जो है हमारा जो चौथा ऑप्शन है लड़के सेब के बगीचे ढूंढ रहे हैं, ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि जो हमें वाक्य दिया गया है उसमें भी जो है लड़के सेब के बगीचे ढूंढे जा रहे हैं उनके द्वारा, लेकिन उन्हें मिले नहीं हैं। और जो यहाँ पर बाकी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि बगीचे ढूंढ सकते हैं या ढूंढ लिए हैं या ढूंढे गए हैं, लेकिन वो जो है अभी ढूंढ रहे हैं, उन्हें मिले नहीं है। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर होगा कि लड़के सेब के बगीचे ढूंढ रहे हैं। चौथा प्रश्न है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, दूसरे प्रश्न के बाद सीधे चौथा प्रश्न लिखा गया है। तो जब आप अपनी आंसर शीट में इनको लिखें तो आप ये ध्यान जरूर रखें, आप दूसरे के बाद तीसरा जो उत्तर है वो ना लिखें, क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। तो आप वहां पर भी जब उत्तर लिखें तो चौथे प्रश्न का ही लिखें, ताकि जो आपका आंसर शीट देख रहा है उसको कंफ्यूजन ना हो, वो सही से जो है प्रश्न पत्र देखकर आपकी उत्तर पुस्तिका में देख ले। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा। यहाँ पर आपको कर्मवाच्य
का रूप देखना है कि ये कौन सा रूप होगा। यहाँ पर आपको वाक्य दिया है धोनी ने सबको पुरस्कार दिए। इसको आपने कर्मवाच्य में देखना है कि कर्मवाच्य यहाँ पर कौन सा रूप होगा, यानी कौन सा सही कर्मवाच्य रूप है इसका। तो सबसे पहले आपको कर्मवाच्य के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पर। तो जो कर्मवाच्य होता है उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसमें जो क्रिया होती है वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है। यानी जब भी आप कभी कर्मवाच्य को ढूंढें या कर्मवाच्य देखना चाहें किसी वाक्य का, तो आप सबसे पहले क्रिया पर ध्यान दें। क्रिया जो है अगर वो भूतकाल की होगी तभी जो है कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है और वहां पर कर्ता के साथ में जो विभक्ति लगी होती है उसको हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर के या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है, जो क्रिया है वो भूतकाल में होनी चाहिए और वहां पर जो है के या के द्वारा का प्रयोग। आपको वाक्य दिया था धोनी ने सबको पुरस्कार दिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है धोनी द्वारा सबको पुरस्कार मिल गए। दूसरा है धोनी द्वारा सबको पुरस्कार दिए गए। तीसरा है धोनी सबको पुरस्कार दे रही है। चौथा है धोनी से सबको पुरस्कार मिल गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो विभक्ति थी धोनी ने, धोनी हटा वहां धोनी ने, तो वहां पर ने हटाकर के या के द्वारा का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, जिसमें द्वारा का प्रयोग किया गया है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो गलत है, उसमें के या के द्वारा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जो पहला ऑप्शन है धोनी द्वारा सबको पुरस्कार मिल गए और दूसरा है धोनी द्वारा सबको पुरस्कार दिए गए। अब मिल गए और दिए गए ये भूतकाल जरूर है, लेकिन आप अपना पहला वाक्य देखिए, धोनी ने सबको पुरस्कार दिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है धोनी द्वारा सबको पुरस्कार दिए गए, ये हमारा सही उत्तर होगा। क्योंकि आपको वाक्य भी देखना है कि कौन सा वाक्य सही है, आपको वाक्य की पहचान भी होनी चाहिए। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर होगा। अगला हमारा 5वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य के लिए सही कथन चुनिए। लड़कियों द्वारा तैरा जा रहा है, ये जो है कौन सा वाक्य है, कौन सा जो है वाच्य है, ये आपने चूज करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है यह कर्मवाच्य है क्योंकि इसमें कर्ता नहीं है। दूसरा ऑप्शन है यह कृतवाच्य है क्योंकि इसमें कर्म प्रधान नहीं है। तीसरा ऑप्शन है यह भाववाच्य है क्योंकि इसमें अकर्मक क्रिया है। और चौथा है यह कर्मवाच्य है क्योंकि इसमें अकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पर देखिए, लड़कियों द्वारा तैरा जा रहा है, यहाँ पर द्वारा का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या होगा, ये कर्मवाच्य होगा, ये हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर 2 जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, इसमें जो है कर्मवाच्य दिया गया है। तो हम इन 2 को देखेंगे कि इन 2 में से कौन सा जो है हमारा सही कथन होगा। आगे जो है पहले ऑप्शन में लिखा गया है कि यह कर्मवाच्य है क्योंकि इसमें कर्ता नहीं है। कर्ता तो इसमें है क्योंकि जो लड़कियां हैं वो तैर रही हैं, वो कर्ता है, तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। और जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये कर्मवाच्य भी है और क्योंकि इसमें अकर्मक क्रिया भी है। अकर्मक क्या होता है, अकर्मक होता है जिसमें कर्म नहीं होता है। तो इस वाक्य में जो है कर्म नहीं है, इसलिए ये कर्मवाच्य है और इसमें अकर्मक क्रिया भी है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। तो इस तरह से आप अपने 5वें प्रश्न को भी हल करेंगे। तो अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपको जो है जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है उसके आधार पर जो अपने प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है कौन से रस का स्थायी भाव विस्मय। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा ऐसा रस है जिसका स्थायी भाव विस्मय है। पहला ऑप्शन है अद्भुत, दूसरा है विभत्स, तीसरा है हास्य और चौथा है वीर। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी अद्भुत। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो है विस्मय। जो विभत्स रस है उसका है घृणा और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी अद्भुत। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य के आलंबन विभाव में आश्रय और विषय क्या है। आपको यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, आपने देखना है कि इसमें जो है आश्रय क्या है और विषय क्या है। आपका वाक्य है बाजार में नए खिलौनों को देखकर लाव्या खुशी से कूदने लगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आश्रय खिलौने, विषय बाजार। दूसरा ऑप्शन है आश्रय खिलौने, विषय खुशी से कूदना। तीसरा ऑप्शन है कूदना।
तीसरा ऑप्शन है आश्रय, लाव्या और विषय खुशी से कूदना, और चौथा ऑप्शन है आश्रय, लाव्या और विषय खिलौनों को देखना। तो यहाँ पर जो आश्रय और विषय है उसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए कि आश्रय क्या होता है और विषय क्या होता है। तो जो आश्रय है वो होता है जिस पात्र में भाव जागृत होते हैं, और विषय होता है जिस पात्र के प्रति किसी पात्र के भाव जागृत होते हैं। आपने ध्यान रखना है कि आश्रय जिसमें भाव जागृत हो और विषय जिसके लिए भाव जागृत हो, ये आपने ध्यान में रखना है अपने। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे जो आश्रय है वो क्या है, जिसमें भाव जागृत हो रहे हैं। और भाव जागृत किस में हो रहे हैं? भाव जागृत हो रहे हैं लाव्या में। लाव्या में भाव जागृत हो रहे हैं, और हमारे पास दो ऐसे आश्रय हैं जिसमें लाव्या है, तीसरा और चौथा। और विषय कौन सा होता है? जिसके लिए भाव जागृत हो रहे हैं। तो किसके लिए भाव जागृत हो रहे हैं? खिलौनों को जो है उसके भाव जागृत हुए हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर घ जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। यानी आश्रय जो है वो लाव्या है और जो विषय है वो है खिलौनों को देखना। तीसरा हमारा प्रश्न है, करुण रस की निष्पत्ति किस भाव में अधिकता से होती है? करुण रस की जो भाव होता है वो कहां पर सबसे ज्यादा निकलता है, ये आपने चूज करना है। चार ऑप्शन है, पहला है भय, दूसरा है शोक, तीसरा है क्रोध और चौथा है निर्वेद। अब यहां पर आप देखिए जो हमारा दूसरा ऑप्शन है शोक, वहां पर जो है सबसे ज्यादा हमारे करुण रस की निष्पत्ति होती है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो सबसे ज्यादा करुण रस होता है, सबसे ज्यादा जो है वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। क्योंकि भय, क्रोध और निर्वेद में जो है कहीं पर भी करुण रस की निष्पत्ति नहीं होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित रस पहचानिए। यहाँ में कौन सा रस है ये आपने पहचानना है। तो यहाँ पर आपको जो पंक्तियां दी गई है वो है, सिर पर बैठियो काग, आंख द्यो खात निकारत, खींचत जीभ ही स्यार, इति ही आनंद उर धारत। अब यहाँ पर चार ऑप्शन है, रौद्र, शांत, करुण और विभत्स। अब जो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में जो है शव को यानी जो लाश है उसके ऊपर जो कौवे और गिद्ध हैं उनके द्वारा जो है उस लाश को खाने का घृणित काम जो है वो दिखाया जा रहा है, उसका जो है यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो घृणित जो भाव है वो जो है आता है विभत्स रस में। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर घ है वो हमारा सही उत्तर होगा, यानी इन पंक्तियों में जो है विभत्स रस है। प्रश्न नंबर 5, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? अब यहाँ पर जो ये पंक्तियां हैं इनमें वीर रस है, तो आपने देखना है कि वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है। चार ऑप्शन है, उत्साह, निर्वेद, हास और रति। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क है वो हमारा सही उत्तर है, क्योंकि वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह होता है। तो इन पंक्तियों में जो है स्थायी भाव उत्साह है, हमारा ऑप्शन नंबर क सही उत्तर है। क्योंकि निर्वेद जो है वो शांत भाव का स्थायी भाव है, हास जो है वो हास्य रस का स्थायी भाव है, और जो रति है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर क है वो हमारा सही उत्तर होगा। तो अगर रस के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर जो है रस के बारे में भी जो है वीडियो सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको अच्छे से डिटेल में रस के बारे में ज्ञात हो जाएगा और इस प्रश्न को हल करने में आपको और ज्यादा आसानी होगी। हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 पर। आपको प्रश्न नंबर 7 में भी एक गद्यांश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस पर जो आधारित प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो अब जो है जो ये गद्यांश आपको दिया गया है ये पठित गद्यांश होगा, यानी जो आपकी पुस्तक है उसमें से आपसे पूछा जाएगा। जो इससे पहले आपको प्रश्न नंबर 1 में गद्यांश पूछे गए थे वो थे आपके अपठित गद्यांश, यानी वो रैंडमली आपसे कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो जो ये आपका गद्यांश है ये आपकी पाठ्य पुस्तक से पूछा गया है। तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक को अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको कहीं से भी अगर कोई भी गद्यांश दिया जाए तो आप जो है उसके उत्तर आसानी से दे पाएं। तो चलिए हम अपने गद्यांश को पढ़ लेते हैं।
इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गैरा नत्थु गैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? अब जो ये पैराग्राफ दिया गया है, ये आपकी पुस्तक में जो आपको बड़े भाई साहब नामक जो है एक कहानी दी गई है, उसमें से आपको आया है। अब इस पर आधारित जो है आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आपको उन प्रश्नों के उत्तर जो है इस गद्यांश के आधार पर देने हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी के बारे में बड़े भाई साहब के क्या विचार हैं? पहला ऑप्शन है, यह भाषा अत्यंत रोचक है। दूसरा ऑप्शन है, यह भाषा बहुत ही नीरस है। तीसरा ऑप्शन है, यह भाषा हिंदी से मिलती जुलती है। और चौथा ऑप्शन है, यह भाषा सीखने में बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर घ है, यानी चौथा ऑप्शन है, वो हमारा सही उत्तर है। क्योंकि जो अंग्रेजी है बड़े भाई साहब के अनुसार जो है वो सीखने में बहुत ही कठिन है। उम्र भर जो है लोग अंग्रेजी सीखते रहते हैं, फिर भी जो है वो बहुत ही आसानी से अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही उत्तर है। प्रश्न नंबर दूसरा है, बड़े भाई साहब ने लेखक को घर वापस चले जाने की सलाह क्यों दी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, क्योंकि घर पर दादा को रुपयों की आवश्यकता थी। दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि लेखक को घर पर गुल्ली डंडा खेलना पसंद था। तीसरा ऑप्शन है, क्योंकि लेखक कई वर्षों से एक ही कक्षा में पढ़ रहा था। और चौथा ऑप्शन है, क्योंकि उनके अनुसार लेखक अपना समय बर्बाद कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। क्योंकि बड़े भाई साहब के अनुसार जो लेखक हैं वो खेल कूद में अपना समय बर्बाद कर रहा था, इसलिए वो चाहते थे कि वो अपने दादा की गाड़ी जो कमाई है, मेहनत की जो कमाई है, वो बर्बाद ना करे और घर चले जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, बड़े भाई साहब क्रिकेट और हॉकी के मैच देखने क्यों नहीं जाते? पहला ऑप्शन है, क्योंकि उन्हें मेले तमाशे देखना पसंद नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि वे पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। तीसरा ऑप्शन है, क्योंकि पढ़ाई के बाद उनके पास समय नहीं बचता। और चौथा ऑप्शन है, क्योंकि उन्हें क्रिकेट और हॉकी में दिलचस्पी नहीं है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है, क्योंकि वे पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी समझते हैं, ये हमारा सही उत्तर है। क्योंकि वो हमेशा पढ़ते रहते थे और खेल कूद की ओर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उनके अनुसार जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से कठोरता से क्यों पेश आते थे? 4 ऑप्शन है। पहला है, क्योंकि वे छोटे भाई की भलाई चाहते थे। दूसरा है, क्योंकि वे छोटे भाई से नफरत करते थे। तीसरा है, क्योंकि वे छोटे भाई से ईर्ष्या करते थे। और चौथा ऑप्शन है, क्योंकि वे बड़े गुस्सैल स्वभाव के थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि वे अपने छोटे भाई की भलाई चाहते थे। क्योंकि जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा, क्योंकि जो बड़े भाई साहब है वो अंत में कहते हैं कि अगर मैं ही जो है गलत रास्ते पर चलूंगा तो मैं तुम्हें कैसे सही रास्ते की सीख दे सकता हूं। इसलिए जो है वो अपने छोटे भाई से कठोरता से पेश आते थे, उसे डांटते रहते थे कि वो सही रास्ते पर चले, और खुद भी जो है वो किसी भी गलत रास्ते पर नहीं चलते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो पहला है वो हमारा सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न है, और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? घोंगा होना, यानी ये जो है एक मुहावरा है, इसका अर्थ आपने पता करना है कि कौन सा है। 4 ऑप्शन है, अंधा होना, आलसी होना, शरारती होना, बेवकूफ होना। तो घोंगा होने का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर 2, आलसी होना।
क्योंकि जो घोंगा होता है यानी जो स्नेल होती है वो बहुत ही धीरे धीरे चलती है, बहुत ही आलसी होती है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 2 आलसी होना हमारा सही उत्तर है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 में भी जो है आपको कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं, उसके जो है आपने सही ऑप्शंस चूज करने हैं। ये भी जो है आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से ही पूछे जाते हैं। तो पहला आपको प्रश्न जो पूछा गया है वो है, सपनों के से दिन पाठ में लेखक ने डैश की मदद से अपनी पढ़ाई जारी रखी। 4 ऑप्शन है, दोस्तों, घर वालों, मास्टर प्रीतम चंद या हेडमास्टर साहब। तो अगर आपने सपनों के से दिन पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो लेखक हैं उनके जो मास्टर प्रीतम चंद जी हैं वो जो है उससे जो बड़ी क्लास में लड़का पढ़ता था उनकी पुस्तकों को लाकर जो है लेखक को दे देते थे, क्योंकि लेखक के जो घर वाले थे वो जो है पढ़ाई पर जो है ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते थे। इसलिए जो है हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है मास्टर प्रीतम चंद वो हमारा सही उत्तर होगा कि सपनों के से दिन पाठ में लेखक ने मास्टर प्रीतम चंद की मदद से अपनी पढ़ाई जारी रखी। दूसरा प्रश्न है, शेख अयाज के पिता सुलेमान और लेखक की मां में क्या समानता थी? ये जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछा गया है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ से। जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, वे बहुत साहसी थे। दूसरा है, वे पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। तीसरा है, वे पशु पक्षियों की भावनाओं को समझते थे। और चौथा है, वे गलती को माफ करने की प्रार्थना करते थे। अब यहाँ पर जो आपका दूसरा और तीसरा ऑप्शन है उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो सुलेमान थे वो जो है पशु पक्षियों से बात कर देते थे, लेकिन जो लेखक की माँ है वो बात नहीं कर सकते थे, तो ये समानता नहीं हुई। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है, वे पशु पक्षियों की भावनाओं को समझते थे, ये ऑप्शन जो है उन दोनों में कॉमन था, क्योंकि जो सुलेमान थे वो भी पशु पक्षियों की भावनाओं को समझते थे, तभी वो उनसे बात कर सकते थे। और लेखक की माँ भी जो है पशु पक्षियों की भावनाओं को समझती थी, इसलिए वो जो है जब उनसे जो है पक्षी का दूसरा अंडा टूट जाता है और वो जो है पक्षियों को इधर उधर भटकते हुए देखती है, दुखी देखती हैं, तो वो जो है उनकी भावनाओं से कनेक्ट कर पाती हैं। इसलिए जो है ये उन दोनों में समानता थी, इसलिए ये हमारा सही उत्तर होगा। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी जो है आपकी पाठ्य पुस्तक से ही पूछा गया है। इसमें जो है आपको कुछ पंक्तियां दी गई है, फिर उसके बाद जो है कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उस जो है आपने उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपको जो पंक्तियां दी गई है वो है, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढई बनमाही, ऐसे ही घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। दूसरा है, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। अब यहाँ पर जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं वो है कि दूसरे दोहे में प्रयुक्त जो शब्द है सुभाई का मानक रूप क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वाणी, सुभा, शरीर और स्वभाव। तो यहाँ पर जो सुभाई शब्द है उसका मानक रूप है ऑप्शन नंबर 4, स्वभाव। दूसरा प्रश्न है, कवि दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार मृग जंगल में किसकी खोज में घूमता रहता है? 4 ऑप्शन है, पानी की, खाने की, ईश्वर के दर्शन की और चौथा है सुगंध के स्रोत की। तो अगर आपने पहला दोहा ध्यान से पढ़ा है तो उसमें आपने देखा है कि कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढी बनमाही की जो कस्तूरी कुंडली है वो मृग की नाभि में ही बसी होती है, लेकिन वो उसकी खुशबू के लिए जो है पूरी जंगल में भटकता रहता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर घ है यानी चौथा ऑप्शन है सुगंध के स्रोत की खोज में, वो हमारा सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, पहले दोहे में घटी घटी राम है का अर्थ है कि राम भगवान डैश विद्यमान है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हर घर में, हर मंदिर में, सबके अंतर मन में, पहाड़ों की घाटियों में। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 सबके अंतर मन में, ये हमारा सही उत्तर है कि घटी घटी राम है का अर्थ है कि भगवान राम सबके अंतर मन में विद्यमान है, क्योंकि दोहे में भी बताया गया है कि जिस तरह मृग जो है वो अपनी खुशबू जो है जो उसके अंदर ही होती है वो उसकी खोज में भटकता रहता है, उसी तरह जो लोग हैं वो भी जो है भगवान को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह मंदिरों में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, लेकिन भगवान जो है उनके अंतर मन में ही विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, दूसरे दोहे में प्रयुक्त आंगणी कुटी बधाई से क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन है, मदद करना, निरादर करना, घर से दूर रखना और चौथा है अपने पास रखना।
तो यहाँ पर जो आंगनी कुटी बधाई है उससे तात्पर्य है ऑप्शन नंबर 4, अपने पास रखना। यानी अगर आपने दूसरा ऑप्शन अच्छे से पढ़ा है तो वहां पर देखिए, वहां पर कहा गया है कि निंदक नीड़े राखिए आंगनी कुटी बधाई, की जो हमारी निंदा करते हैं उनको अपने पास रखना चाहिए। जिस प्रकार जो है आंगन में कुटिया बनाई जाती है, यानी उनको जो है अपने पास रखना होता है। तो यहाँ पर भी जो है नंबर जो 4 है वो हमारा सही उत्तर होगा। 5वां प्रश्न है, हमें किन लोगों को अपने पास रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है जो हमसे प्यार करते हैं, दूसरा है जो हमें अच्छी तरह जानते हैं, तीसरा है जो हमारी आलोचना करते हैं और चौथा है जो हमारा स्वभाव बदलना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3, जो हमारी आलोचना करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, उन्हें हमें अपने पास रखना चाहिए। जब वो हमारी निंदा करते हैं तो हमें जो है उनसे सीखने को मिलता है और हम जो है अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। तो अपने पास किसको रखना चाहिए? जो हमारी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पर भी आपको प्रश्न दिए गए हैं, उसके लिए जो है आपको सही ऑप्शंस चूज करने हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार कौन मनुष्य कहलाने योग्य है? ये जो प्रश्न है वो आपकी जो मनुष्यता कविता थी उसका जो मनुष्य है वो मनुष्य कहलाने योग्य है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। जो मनुष्य अपने लिए जीता है, दूसरा है जो मनुष्य दूसरों से बातचीत करता है, तीसरा ऑप्शन है जो मनुष्य दूसरों को सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देता है और चौथा ऑप्शन है जो मनुष्य दूसरों को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है, जो मनुष्य दूसरों को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वही मनुष्य असल में मनुष्य कहलाने योग्य है। कवि ने जो है मनुष्यता कविता में ये कहा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कवि डैश है। 4 ऑप्शन है, प्रकृति प्रेमी, भूगोल शास्त्री, पर्यावरण संरक्षक या वनस्पति वैज्ञानिक। तो जो पर्वत प्रवेश में पावस है वो जो कविता थी उसमें कवि ने जो है बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकृति का जो दृश्य है उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया था। तो वहां से हम निश्चित रूप में ये कह सकते हैं कि जो कवि है वो निश्चित रूप में एक प्रकृति प्रेमी है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क है वो हमारा सही उत्तर होगा। तो ये था कक्षा 10वीं हिंदी कोड 002 का अभ्यास प्रश्न पत्र 2021 और 22 का प्रथम सत्र। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सहायता जरूर प्राप्त हुई होगी और हम आपको ये भी बता दें कि हमारे चैनल पर इन प्रश्नों की डिटेल वीडियोस पहले से अवेलेबल है। तो आप वहां पर जाकर भी जो है हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं और अपने इन प्रश्नों को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आने वाले जो परीक्षाएं हैं उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही और आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं।